हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका। तो चलिए आइए कवर करते हैं आज के जो क्वेश्चन हैं उनको। और हम देख रहे हैं विजन आईएएस की टेस्ट सीरीज, जिसमें हमने अब तक 11 वीडियो देख ली हैं। ये 12वां वीडियो है और 10 मिनट में हम 10 क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, हाल ही में समाचार में आया पनामा रोग किससे संबंधित है? तो ये है आपका ऑफशोर टैक्स हेवन से संबंधित पनामा दस्तावेज है ये, या फिर केले की फसलें नष्ट करने के लिए जिम्मेदार कवक रोग है ये, या फिर लैटिन अमेरिका में नवजात शिशुओं में लघु शीर्षता उत्पन्न करने वाला एक विषाणु जनित रोग है ये, या फिर मंदी के दौरान पनामा से उच्च स्तर पर पूंजी का बहिर्भाव को अर्थव्यवस्था में और जो भी अधिक गिरावट का कारण बनता है। तो इसका जो आंसर है वो केले की फसलें नष्ट करने के लिए जिम्मेदार एक कवक है ये, पनामा रोग, यानी कि केले केले में लगता है। तो ये ध्यान में रखना है, ये करंट में चला हुआ है, इस वजह से विजन आईएएस ने दिया था ये। तो चलिए आइए नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए, किसी अर्थव्यवस्था में एक तरलता जाल यानी लिक्विडिटी ट्रैप की स्थिति की पहचान निम्नलिखित के द्वारा होती है। तो पहला है आपका विस्तारवादी मौद्रिक मौद्रिक नीति, उच्च ब्याज दरें और उच्च बचत। तीसरा है आपका कम ब्याज दर और उच्च बचत, या फिर ए और सी दोनों, यानी कि ए और सी दोनों सही हैं। तो इसका जो आंसर है ए और सी दोनों ही सही हैं। देखिए, विस्तारवादी नीति अपने आप में जो होता है एक तरह से कम ब्याज और उच्च बचत की स्थिति ही होती है। तो इस वजह से ए और सी दोनों आंसर हो जाते हैं ये। नेक्स्ट देख लेते हैं। ये कह रहा है निम्नलिखित में से किस आधार या आधारों पर एक उम्मीदवार को दल बदल के कारण अयोग्य घोषित किया जा सकता है? ये अभी चुनाव चल रहे हैं हाल ही में, तो इम्पोर्टेंट है एक तरह से दल बदल कानून को पढ़ना। आपको पता होगा ये कौन सी अनुसूची में, 10वीं अनुसूची में, थोड़ा सा फैक्ट है। देखिए, पहला स्टेटमेंट है आपका, यदि वह स्वेच्छा से उस राजनीतिक दल की सदस्यता त्याग देता है जिसके टिकट पर वह निर्वाचित किया गया था। ये पहला स्टेटमेंट है आपका। दूसरा है आपका, यदि वह अपनी राजनीतिक पार्टी द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों के विपरीत मतदान से अनुपस्थित रहता है। दूसरा स्टेटमेंट है ये। तीसरा स्टेटमेंट है, यदि वह मीडिया में अपनी पार्टी की नीति के विरुद्ध बोलता है। तो इसका जो आंसर है वो एक्चुअल में ए और बी है। ए और बी, ये सी नहीं है। ऐसी कोई प्रोविजन यानी प्रावधान नहीं है दल बदल कानून के अंतर्गत कि मीडिया में अगर आप पार्टी के विरुद्ध बोलते हैं तो आप एक तरह से अयोग्य घोषित हो जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है। तो आप अच्छे से देख लें, और चाहें तो आप आज दल बदल कानून को अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए, मरुस्थलीय वनस्पति में आपको निम्नलिखित में से किन जीवन रूपों को पाए जाने की संभावना है, यानी किन जीवन रूपों को पाए जाने की संभावना है? तो पहला है अल्पकालिक शाख, गूदेदार पादप, झाड़ियां एवं छोटे वृक्ष। तो इसका आंसर हो जाता है तीनों ही सही है इसका। अल्पकालिक शाख भी होगा, गूदेदार वृक्ष पादप भी होंगे, और झाड़ियां एवं छोटे वृक्ष भी होंगे। मरुस्थलीय वनस्पति, आपको पता है झाड़ियां तो होती हैं, छोटे वृक्ष भी होते हैं। क्योंकि छोटे वृक्ष इस वजह से होते हैं क्योंकि ऊपर से गर्मी के कारण एक तरह से मरुस्थल, तो उनकी जड़ें जो है नीचे ज्यादा गहराई में उतर जाती हैं वृक्षों की। और गूदेदार पादप इस वजह से होंगे क्योंकि वो अपना पानी जो है जमा कर लेते हैं अपने तनों के अंदर। तो ऐसे अल्पकालिक शाख, ये तो अल्पकालिक यानी कि थोड़ी देर के लिए एक तरह से उगती है, फिर उसके बाद खत्म हो जाती है, फिर से उगती है, ये चीजें हो जाएंगी। तो ये तीनों ही होंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए, निधि की सीमांत लागत आधारित उधारी दर यानी MCLR, इंपोर्टेंट है ये, और आधार दर के बीच निम्नलिखित में से क्या अंतर है? देखिए, पहले जो है आधार दर यूज करी जाती थी, लेकिन आजकल जो है आधार दर को ना मान के एक तरह से MCLR को एक तरह से लिया जा रहा है अर्थव्यवस्था के अंदर। तो इन दोनों में क्या अंतर है वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अपने आप में ये। तो देखिए, पहला स्टेटमेंट है ये, आधार दर गणना के विपरीत नकद आरक्षी अनुपात लागत को MLCR की गणना में सम्मिलित किया जाता है। दूसरा है आपका स्टेटमेंट, आधार दर गणना के विपरीत रेपो दर MCLR की गणना में अनिवार्य है। तो आपका जो आंसर है वो केवल दो आंसर है, ये पहला इसका गलत है। तो आपको चाहिए कि बुक निकाल के आप MCLR के बारे में अच्छे से और जानकारी प्राप्त कर लें,
क्योंकि शायद ये क्वेश्चन 2014 के या 15-14 के शायद एग्जाम में आया था ये, तो इसे अच्छे से देख लें। और नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। देखिए, जैव प्रौद्योगिकी रंग है ये इधर की साइड, और इधर क्या बताना है आपको, जैव प्रौद्योगिकी गतिविधियों का क्षेत्र कौन सा है, ये किससे संबंधित है। देखिए, पीला रंग क्या ये दवा और मानव स्वास्थ्य से संबंधित है। भूरा रंग ये शुष्क क्षेत्र एवं मरुस्थलीय जैव प्रौद्योगिकी से संबंधित है। स्वर्ण रंग बायो इन्फॉर्मेटिक्स से संबंधित है। गहरा रंग जो है डार्क, यानी कि ये जो है जैव आतंकवाद और जैव युद्ध से संबंधित है। तो आपके जो आंसर है वो 2, 3 और 4 है, यानी कि भूरा रंग भी सही है, ये शुष्क एवं मरुस्थलीय जैव प्रौद्योगिकी से संबंधित है। स्वर्ण रंग जो है बायो इन्फॉर्मेटिक्स से संबंधित है। गहरा रंग जो है जैव आतंकवाद से, यानी डार्क रंग जो जैव आतंकवाद और जैव युद्ध से। लेकिन ये पीला रंग बिल्कुल ही गलत है, दवाओं से संबंधित नहीं है पीला रंग। तो ये थोड़ा सा जानकारी होनी चाहिए, कहीं ना कहीं ये न्यूज़पेपर में रही है, इस वजह से ये उन्होंने ले लिया है क्वेश्चन। नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए, ताप लहर की स्थिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ताप लहर के बारे में थोड़ा सा है, तो स्टेटमेंट है ये पहला, ताप लहर अत्यधिक गर्मी की लंबी अवधि है जिसके साथ प्राय अत्यधिक आर्द्रता भी रहती है। दूसरा स्टेटमेंट है आपका, मैदानी एवं पहाड़ी दोनों क्षेत्रों के लिए ताप लहर घोषित करने संबंधी स्थितियां एक समान होती हैं। तो डेफिनेटली आप समझ गए होंगे, दोनों का एक तरह से एक समान तो हो ही नहीं सकता किसी भी हालत में। पहाड़ी क्षेत्रों का अलग मैटर रहता है, मैदानी क्षेत्रों का अलग रहता है, तो उनका एक स्थितियां तो एक समान नहीं होंगी। तो ये अपने आप में कट जाता है, वैसे भी नेगेटिव सा लग रहा है ये, तो कट जाता है। तो आंसर केवल पहला है इसका, ए। तो नेक्स्ट देख लेते हैं इसके बारे में, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, मैकडॉनेल आयोग जो था वो नियुक्त किया गया था, किसके लिए नियुक्त किया गया था, तो अकाल राहत के लिए, उपयोग की अनुशंसा करने के लिए, माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में सुधारों की अनुशंसा करने के लिए, या पुलिस सुधारों पर अनुशंसा करने के लिए, या फिर स्थानीय प्रशासन में परिवर्तन हेतु अनुशंसा करने के लिए। तो मैकडॉनल्ड आयोग ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आयोग है, एक तरह से ये फ्री में आने के बिल्कुल चांसेस बने रहते हैं हमेशा, इसी वजह से क्वेश्चन दिया भी है। तो ये है आपका अकाल राहत के लिए उपायों की अनुशंसा करने के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैकडॉनल्ड अलग है, ये ध्यान में रखना है आपको, मैकडॉनेल अलग है। जो मैकडॉनल्ड है वो आपका सांप्रदायिक जो अवार्ड थे उसके लिए था ये, और ये मैकडॉनल्ड जो है आयोग, ये आपका अकाल राहत के लिए अनुशंसा करने के लिए। तो नेक्स्ट देख लेते हैं, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग यानी सीसीआई के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है आपका, यह वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अधीन काम करता है। प्रतिस्पर्धा आयोग के बारे में हम पढ़ रहे हैं थोड़ा सा, यह वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अधीन काम करता है। दूसरा स्टेटमेंट है आपका, इसके पास विनियामक और अर्ध न्यायिक शक्तियां हैं। तीसरा है आपका, यह आवश्यक वस्तुओं की जमाखोरी को नियंत्रित करता है। तो जो इसका आंसर जो है वो केवल 2 है, यानी कि इसके पास विनियामक एवं अर्ध न्यायिक शक्तियां हैं। ये आपको इंपॉर्टेंट ध्यान में रखना है, और ये जो है वाणिज्य मंत्रालय के अंतर्गत कार्य नहीं करता है, ये ध्यान में रखना है आपको। और यह आवश्यक वस्तुओं की जमाखोरी से कोई नियंत्रण का कोई लेना देना नहीं है इसका। ये भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग है, ये एक तरह से मान के चलिए अर्थव्यवस्था में जो भी एक तरह से प्रतिस्पर्धा उत्पन्न होती है उसको एक तरह से रेगुलेट करता है ये, यानी सही तरह से सही ढंग से अर्थव्यवस्था में प्रतिस्पर्धा हो। तो ये बी होगा केवल इसका। नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए, भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में संघराम, एक्चुअल में संघाराम बोलते हैं इसे, यहाँ गलत छपा है ये। संघाराम शब्द किससे संबंधित है, गांव का मुखिया है ये, या धार्मिक संप्रदाय है, या प्रशासनिक पदाधिकारी, या चट्टानों को काटकर बनाए गए मठ हैं ये। तो इसका आंसर यही है, चट्टानों को काटकर बनाए गए मठ हैं ये संघाराम एक्चुअल में बौद्ध धर्म से संबंधित है। बौद्ध धर्म के जो अनुयायी थे, या फिर उनके क्या नाम है उनका, जैन धर्म के जो भी अनुयायी होते हैं, तो उनके लिए ये एक तरह से बनाए जाते थे, चट्टानों को काटकर मठ बनाए जाते थे उनके लिए। तो उससे रिलेटिव है ये, एंशिएंट हिस्ट्री का क्वेश्चन है ये, संस्कृति से भी रिलेटिव तो है ये, संस्कृति एंशिएंट हिस्ट्री एक तरह से। नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्नलिखित शहरों पर विचार करना है आपको, और इसमें बताना क्या है, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। किन शहरों में आप सूर्य की स्थिति को ठीक सिर के ऊपर वर्ष में 2 बार देख सकते हैं। अच्छा,
तो ये बताना है आपको।